हेलो एवरीवन, वन एस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके से रिलेटेड सीरीज को शुरू कर रखा है, जो आपके एग्ज़ाम सीईटी और एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज जो हमारी क्लास है उसको आज तीसरा दिन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योद्धेगण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद जो गणतंत्र व्यवस्था हरियाणा में स्थापित हुई वह थी योद्धे गणराज्य। और योद्धे गणराज्य की उत्पत्ति युधिष्ठिर से मानी जाती है। योद्धे गणराज्य में जो विशाल गणराज्य था वह हरियाणा ही था। योद्धे गणराज्य में लगभग सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का आता था। रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, करनाल जिलों में बहुत सारे योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं। योद्धे गणराज्य की राजधानी प्राकृतनाक नौरंगाबाद जो भिवानी में थी। योद्धे कालीन में हरियाणा दो भागों में बटा हुआ था। वो राज्य थे रोहतक और सिरसा। कार्तिकेय के सिक्के योद्धेगण से संबंधित है। योद्धेगण सिक्कों की खोज 1834 में कैप्टन कोटले ने की थी। योद्धे गणराज्य में हरियाणा का नाम बहुधानक कहा गया है। महाभारत के द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य का उल्लेख मिलता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अगर गणराज्य का। अगर गणराज्य की उत्पत्ति अग्रसेन से मानी जाती है। अग्रसेन अग्रोहा का राजा था। अग्रोहा को अग्रवाल वैश्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। अग्रोहा गणराज्य अगर गणराज्य की राजधानी थी। महाराजा अग्रसेन ने अग्रवाल नगर बसाया था। अग्रोहा से 1938 में 51 सिक्के मिले थे और रोजस महोदय को बरवाड़ा से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे जो अगर गणराज्य से संबंधित थे। अग्रोहा से एक ईंट मिली जिस पर संगीत के 7 स्वर अंकित थे जो थे सा रे गा मा नी सा। अग्रोहा में सूर्यदेव की मूर्ति भी मिली है। हमने योद्धेगण और अगर गणराज्य के बारे में पढ़ा जो एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वन नेस्ट टीचर हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगला जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है पुष्यभूति वंश, जो बहुत ही शक्तिशाली वंश और इस वंश का भारत पे बहुत बड़ा प्रभाव था। इस वंश में राज्यवर्धन, हर्षवर्धन ने शासन किया और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों के पिता प्रभाकर वर्धन थे। इन तीनों में प्रभाकर वर्धन बहुत ही शक्तिशाली साबित हुआ। चलिए पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद कुछ नई शक्तियां अस्तित्व में आई, जिसमें पुष्यभूति वंश उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली वंश था। इस वंश की स्थापना 550 ईस्वी में पुष्यभूति ने थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वहाँ की। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के राजा पुष्यभूति ही थे और इस वंश का नाम वर्धन वंश ही था। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। इस वंश की राजधानी वो थी थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है। प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में राजा बना था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम राज्यवर्धन था, दूसरे का नाम हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री भी थी जिसका नाम राज्यश्री था। प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ की थी। जो वर्धन वंश का जो शक्तिशाली राजा था वो था हर्षवर्धन, जिसका जन्म
590 ईस्वी में हुआ था। जब 605 ईस्वी में प्रभाकर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 606 ईस्वी में राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब मालवा के राजा ने, जो देवगुप्त होता है, उसने बंगाल का एक शासक होता है जिसका नाम होता है शशांक, उसके साथ मिलकर कन्नौज पर वो आक्रमण कर देता है और गर्यवर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। जब इस बात का पता राज्यवर्धन को पता चलता है तो उसने मालवा के शासक को जाकर राज्यवर्धन देवगुप्त को जान से मार देता है। लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद अशोक को बड़ा सदमा लगता है। हर्षवर्धन को उसका जो सेनानायक होता है सिंहनाद, उसके कहने पर हर्षवर्धन को राजा बनाया जाता है। हर्षवर्धन जब राजा बनता है उस समय उसकी आयु 16 वर्ष होती है। हर्षवर्धन ने अपने भाई की मौत का बदला लिया और अपनी बहन को छुड़ा लिया। अब कन्नौज भी हर्षवर्धन के नियंत्रण में आ जाता है। कन्नौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी बनाई जाती है। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी के आसपास वल्लभी और गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वल्लभी का शासक दूरसेन था, जिसमें हर्षवर्धन की जीत होती है। लेकिन हर्षवर्धन बड़ा ही उदार होता है। बाद में वह शासन दूरसेन को वापस कर देता है और साथ ही हर्ष ने अपनी बेटी की शादी दूरसेन से कर देता है। जो हर्ष था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। उसने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्ष को साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है और हवेनसांग ने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि दी थी। 640 ईस्वी में हर्ष ने कलिंग, जो उड़ीसा में पड़ता था, उसको जीता और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने हवेनसांग, दिवाकर, बाणभट्ट, मयूर आदि विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वन नेस्ट टीचर हब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट होता है। बाणभट्ट की निम्नलिखित रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है। उनमें से एक है हर्षचरितम, कदम्बरी और चंडी शतक। ये तीनों ही बाणभट्ट की रचनाएं होती है। हर्षवर्धन का जो प्रधानमंत्री होता है उसका मौसेरा भाई भंडित होता है। हर्षवर्धन ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। उन दिनों प्रांत का नाम भुक्ति होता था, ये याद रखना। हर्षवर्धन दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, लेकिन दक्षिण में एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने नर्मदा नदी के तट पर 633 और 34 ईस्वी को हर्षवर्धन को हरा दिया था। सॉरी, इसमें 643 ईस्वी कर दिया है, इसमें 634 आएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है और इसी के साथ वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है कि हवेनसांग ने सीयूकी की और पश्चिम जगत के वृत्तांत नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन के बाद भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर